14 जुलाई 2023 2:35 पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन से LVM-3 रॉकेट द्वारा चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष की ओर अग्रसर किया गया। LVM-3 रॉकेट ने मात्र 16 मिनट में ही 3900 किलो के चंद्रयान-3 को पृथ्वी के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया। अभी यह EPO में है और यह यहाँ पर 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद यह ट्रांसलूनर इंजेक्शन टेक्निक की हेल्प से 1 अगस्त 2023 को मून के EPO में एंट्री लेगा। वैसे नासा अपने यान को चंद्रमा पर केवल 4 दिन से 1 हफ्ते भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो हाँ, वजह 2 है। तो यह धरती के चारों तरफ घूमकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधा अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं और मकसद भी कंप्लीट हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे मून की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की होती है, जबकि इसरो के रॉकेट्स की लॉन्चिंग कीमत लगभग 150 से 450 करोड़ तक की ही होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है। इसीलिए भी इसे सीधा अन्य ग्रहों पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा और फिर वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए रॉकेट को अर्थ की स्पीड और ग्रेविटी का फायदा उठाकर रॉकेट को भेजा जाता है। रॉकेट को दूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की ग्रेविटी और गति का लाभ दिया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने से आपके गिरने की आशंका 50% तक कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजेंगे तो आपको धरती की ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा तेजी से खींचेगी। अर्थ की डायरेक्शन में उसकी स्पीड के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम होता है। धरती अपनी दूरी पर करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वह धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा बदलता रहता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना है और फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है। इसके बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा। 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मून के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में एंट्री लेगा। मून के EPO में कई दिन तक घूमने के बाद ये 17 अगस्त को मून के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजीनियस C और सिम्प्लिनियस N के बीच में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अपने आगे के टास्क को कंप्लीट करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स 69.367 621 साउथ और 32.348126 ईस्ट बताई गई है। इसरो के द्वारा लगाए गए काफी सारे एडवांस सेंसर्स चंद्रयान-3 को क्रिटिकल सिचुएशन में लैंडिंग की स्पीड को कम करने के साथ साथ लैंडिंग की डायरेक्शंस को बदलने में भी सक्षम है। चंद्रयान-3 का टोटल वेट 3900 किलो है, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल ही 2148 किलोग्राम का है और लैंडिंग मॉड्यूल 1052 केजीज का है। इसमें रोवर मात्र 26 किलो का है। चंद्रयान-2 के क्रैश लैंडिंग के कारण हमने चंद्रयान-3 में कई सारे नए अपडेट्स किए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान-2 केवल 0.335 किलोमीटर दूर था। चंद्रयान-2 का कनेक्शन टूटने के कारण यह क्रैश हो गया था। जांच में पता चला कि 100 मीटर करीब आने पर भी चंद्रयान-2 स्पीड कम नहीं कर पाया, जिससे वह 59 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मून पर क्रैश हुआ। चंद्रयान-3 में मेनली 3 पार्ट हैं। फर्स्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकंड लैंडर मॉड्यूल और थर्ड रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल में ही लैंडर और रोवर दोनों हैं। यह मून के ऑर्बिट तक के सफर को कंप्लीट करेगा और मून के सरफेस से 30 किलोमीटर पर ही इससे लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा और लैंडर मॉड्यूल मून के सरफेस पर लैंडिंग साइट के ओर आगे बढ़ेगा। इसमें ऑर्बिट मॉड्यूल को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिट मॉड्यूल अभी तक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऑर्बिट मॉड्यूल को ना जोड़ने के कारण इसमें एक नए इक्विपमेंट को ऐड किया गया, जिसका नाम शेप है, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स अर्थ है। यह मून की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा। अर्थ से आने वाली वेरियस स्पेक्ट्रोमीटर एमिशन को स्टडी करने का काम करेगा। सेकंड लैंडर मॉड्यूल, इसमें 4 लैंडिंग लैग हैं और 4 थ्रस्टर लगे हैं। इसका प्रति
ये एक थ्रस्टर 800 न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चंद्रयान 3 का, क्योंकि इसके अंदर ही रोवर है। इसमें चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। इसके लैंडर में सेस्मिक एक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जिसके द्वारा यह मून के लैंडिंग साइट के आसपास होने वाली एक्टिविटी, भूकंप के झटकों को नजर करता है। रोवर यह केवल 26 किलो का है और इसमें 6 पहिए लगे हैं। इसके अंदर कैमरा और APXS है। यह सॉइल के एक्सपेरिमेंट के लिए मून में ड्रिल कर सकता है। यह 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेगा। एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे APXS। यह मून के सॉइल के केमिकल कंपोजिशन और इनफर मिनरलॉजिकल कंपोनेंट्स को समझ पाएगा। सेकंड LIBS, यह मून पर सॉइल एक्सपेरिमेंट कंपोजिशन को समझने का काम करेगा। जिस एरिया पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, वह एरिया हमेशा अंधेरे में डूबे रहता है। तो शायद हो सकता है कि वहां पर वाटर आइस क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं, जो कि नासा के आने वाले प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6,04,000 kg का यह इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो 4 मीटर चौड़ा और 43 मीटर लंबा है। इस रॉकेट द्वारा एक बार की लॉन्चिंग का खर्चा 500 करोड़ तक आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में मैं ऐसे काफी सारे वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।